अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ ये दरअसल कत्ल की एक ऐसी दास्तान है जिसने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पूरे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को दहला कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के बारे में। यकीनन अब तक आप लोगों ने मुस्तफ़ा केस के बारे में बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बहुत वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको शुरू दिन से लेकर यानी 6 जनवरी से लेकर आज तक जो तहकीकात में सामने आया है वो इंशाल्लाह बिना कोई लगी लिपटी रखे, बिना कोई मिर्च मसाला लगाए आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा। और यकीन जानिए वीडियो के आखिर तक जब आप पहुँचेंगे तो आपका दिमाग सुन हो चुका होगा। इसकी तफसीलात, इससे मुलव्विस लोग इतने ख़तरनाक और ताकतवर हैं कि जहां पहुंचकर बड़ों के पर जलने लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे हो सका, जितनी मेरी तहकीकात पिछले 2-3 हफ्तों में रही हैं इस पर, उन तमाम का निचोड़ आज इस वीडियो में आप लोग के सामने रखूँ, फिर चाहे नतीजा जो भी आए। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, अगर मुख्तसरन मैं आपके सामने शुरू में अगर टाइम लाइन रखूँ इस केस की, तो होता कुछ यूँ है कि 6 जनवरी की शाम को यानी 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान, जिसकी उम्र महज 23 साल है, अपनी वालिदा से यह कहकर घर से बाहर जाता है कि मैं कुछ देर में ही वापस आ जाऊँगा। पर वो कुछ देर नहीं ख़त्म होती और यहाँ तक कि रात का तीसरा पहर शुरू हो जाता है पर मुस्तफ़ा आमिर घर नहीं पहुँचता। माँ परेशान होकर मुस्तफ़ा के दोस्तों को कॉल करती है कि आया किसी दोस्त को खबर है कि मेरा बेटा कहाँ है, पर अफसोस मुस्तफ़ा के किसी दोस्त को मुस्तफ़ा के बारे में कुछ पता नहीं होता। मुस्तफ़ा की माँ परेशान होकर पुलिस थाने जा पहुँचती है और रिपोर्ट दर्ज करने कहती है, पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर देती है। पुलिस का कहना होता है कि 23 साल नौजवान है, अपने दोस्तों के साथ ही होगा, पहले आप उसको ठीक से तलाश कर लें। लिहाजा माँ मायूस होकर वापस घर आ जाती है और अगले दिन सुबह ही सुबह ANF के दफ्तर पहुंच जाती है। अब वो ANF के दफ्तर में क्यों जाती हैं इसकी मालूमात आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में मिलेगी, पर ANF वाले भी आगे से साफ जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारा अदारा किसी भी इंसान को बिना किसी रिपोर्ट के हफ्ज़े बेजा में रखने के हक़ में नहीं है, लिहाजा हमारे पास अपने बेटे को तलाश ना करें, आप उसके दोस्तों से ही पूछें। माँ बेचारी तंग होकर दोबारा से गिजरी थाने पहुँच जाती है और पुलिस वालों से दरख्वास्त करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए। और यूं 6 जनवरी को घर से जाने वाले मुस्तफ़ा की रिपोर्ट 7 जनवरी को पुलिस थाने में दर्ज कर ली जाती है। अब इस दौरान पुलिस की तफ्तीश का अमल सुस्त रवि का शिकार रहता है, पर मुस्तफ़ा की माँ हार नहीं मानती। वो अपनी तय कोशिश करती रहती है, CPLC जाती है, दीगर अदारों को ख़त लिखती है कि मेरे बेटे को तलाश किया जाए। और इस दौरान माँ शक का इजहार करती है कि अरमगान कुरैशी नामी लड़का मेरे बच्चे के अगवा में मुलव्विस है, लेकिन कोई अदारा मुस्तफ़ा की माँ की बात को संजीदगी से नहीं लेता। यहाँ तक कि एक दिन अचानक 26 जनवरी को कॉल आती है मुस्तफ़ा की वालिदा के मोबाइल पे, और ये कॉल आम नंबर से नहीं आती बल्कि कॉल आती है अमेरिका के नंबर से। अमेरिका से कॉल की जाती है मुस्तफ़ा की वालिदा को और कहा जाता है कि आपका बेटा हमारे कब्ज़े में है, लिहाजा फौरी तौर पर 2 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त किया जाए वरना हम आपके बच्चे को मार देंगे। मुस्तफ़ा की वालिदा ये खबर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचती है और वहाँ बताती है कि तवान के लिए मुझे कॉल आई है। अब जब तवान की कॉल आ गई तो ऑटोमेटिकली जो ये केस था ये गुमशुदगी से बदल कर अगवा बराए तवान का हो गया। और जैसा हम जानते हैं कि पुलिस में मुख्तलिफ अदारे होते हैं, पुलिस के अंदर ही, जो मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को हैंडल करते हैं। ठीक इसी तरह जो अगवा के केसेस होते हैं ये पुलिस में AVCC का डिपार्टमेंट देखता है, जिसे एंटी वायलेंट क्राइम सेल कहा जाता है। और जब ये केस AVCC में जाता है तो ऑटोमेटिकली CPLC भी एक्टिवेट हो जाती है। पुलिस और CPLC कोशिश करते हैं और बाल आखिर मुस्तफ़ा की वालिदा के बहुत इसरार पर अरमगान कुरैशी को तहकीक के दायरे के अंदर ले आया जाता है। और यूँ दिन आ जाता है 10 फरवरी का। 10 फरवरी के रोज़ AVCC की टीम और साथ में CPLC की टीम छापा मारती है अरमगान कुरैशी के घर पे, जो कि डिफेंस फेज़ 6 में वाक़ था। अरमगान कुरैशी का घर कोई घर नहीं था बल्कि एक फोर्ट था, एक किला था, जहाँ जब CCTV कैमरास लगे हुए थे। मेरा ख़ुद जाना हुआ है कल अरमगान कुरैशी के घर की तरफ
और वो गेट अगर आप देखें तो गेट पर ऑटोमेटिक लॉक्स लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये किसी आम इंसान का घर नहीं है बल्कि किसी फोर्स का घर है। कोई बहुत बड़ा ग्रोह या माफिया है जिसका ये एक किला बना हुआ है जहां आम इंसान दाखिल ही नहीं हो सकता। बहुत कोशिशों के बाद पुलिस अफसरान दाखिल होते हैं घर में, फायरिंग का तबादला होता है। अरमगान कुरैशी 4 घंटे तक पुलिस का मुकाबला करता है और 4 घंटे की इस फायरिंग के दौरान डीएसपी एहसन जुल्फिकार जख्मी हो जाते हैं और इनके साथ ही असलम नामी एक पुलिस सिपाही भी जख्मी होता है। और यूं 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के बाद अरमगान कुरैशी पुलिस के सामने हथियार डाल देता है। और यूं 10 फरवरी के रोज़ अरमगान कुरैशी की गिरफ्तारी की बात होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा की वालिदा अब घर पे आराम से बैठती और कानून अपना रास्ता निकालता। कानून देखता कि अगर वाकई अरमगान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल या अगवा में मुलव्वस है तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पर यहाँ हमने देखा ताकत का घिनौना खेल। यहाँ हमने देखा कि किस तरह ये बड़ी बड़ी माफियाज हमारे अदारों को मैनिपुलेट करती हैं, किस तरह से हमारी अदालतें भी इनके आगे बेबस हैं और बिक जाती हैं। अरमगान कुरैशी जैसा मुलजिम जिसे पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया है, डीएसपी लेवल का अफसर ज़ख्मी हुआ है और एक आम सिपाही भी ज़ख्मी हुआ है जिस पर पहले से 9 FIRs दर्ज हैं। लेकिन जब इसे लेके जाया जाता है एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो वहाँ बैठे जज साहब जिनका नाम सैयद जाकिर हुसैन है वो फैसला रोक देते हैं। पहले तो फैसला करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस रिमांड पे दिया जाए। लेकिन फिर होता क्या है, यहाँ एंट्री होती है कामरान कुरैशी की। कामरान कुरैशी अरमगान कुरैशी के वालिद साहब हैं और कुछ ज़राए के मुताबिक वैसे तो वो अमरीकी शहरी हैं पर बहुत अरसे से KPK में रह रहे हैं। और KPK में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते ये काम तो अब तहकीकाती अदारों का है कि वो जाके तहकीकात करें कि कहाँ ज़मीन ली है इन्होंने और वहाँ पे इनका क्या काम धंधा है। लेकिन यहाँ हम इस केस से वापस आते हैं। केस पहुँच चुका है ATC की अदालत में। जज सैयद जाकिर हुसैन साहब फैसला लिख चुके हैं कि पुलिस कस्टडी में दिया जाए। पर जो ही कामरान कुरैशी साहब की एंट्री होती है अदालत के अंदर तो 3 घंटे तक वो जज के कमरे में रहते हैं और 3 घंटे बाद वो फैसला बदल जाता है। बदलता भी कैसे है कि उसी कागज़ के ऊपर जहाँ पुलिस रिमांड दिया गया था वाइटो से पुलिस को काट के जुडिशियल किया जाता है। यानी अब जज साहब के बकौल कि इस मुलजिम से मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, इसको जेल भेज दिया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि वो घर जहाँ 4 घंटे पुलिस के साथ मुकाबला हुआ है वहाँ से पुलिस कस्टडी हटा दी जाए और वो घर भी हवाले कर दिया जाए अरमगान के वालिद को। और यूँ पुलिस मजबूरन अरमगान कुरैशी को जेल ले गई और घर जिस पे ये सब काम धंधा होता था, जिसकी मज़ीद तहकीकात अभी होनी थी, वो घर हवाले कर दिया गया कामरान कुरैशी साहब के, या ये कह दिया गया उन्हें कि जाओ जाकर सारे सबूत मिटा दो। ATC के जज सैयद जाकिर हुसैन के इस गैर मुतवक्को फैसले से ना सिर्फ आम आवाम में हैरानी दौड़ी बल्कि साथ साथ पुलिस महकमा ही परेशान हो गया कि एक पुलिस मुकाबले का मुलजिम है और ATC का जज किस तरह उसे डायरेक्ट जुडिशल रिमांड पे भेज सकता है और पुलिस को तहकीकात करने से मना कर सकता है। और ये बात यही नहीं फैली बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया भी अब अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुका था और आवाम के पुरजोर मुतालबे पर बल आखिर पुलिस ये केस ले गई हाई कोर्ट पे और वहाँ शिकायत की गई जज सैयद जाकिर हुसैन साहब की कि किस तरह ये केस को ख़राब कर रहे हैं। पुलिस की और आवाम की किस्मत अच्छी थी कि हाई कोर्ट में जनाब ज़फ़र राजपूत जैसे जज बैठे हुए थे जिन्होंने देखते ही उस ऑर्डर को उड़ा के रख दिया और परेशान हो गए कि किस तरह महज वाइटो लगाकर अदालती फ़ैसले को बदला गया। यहाँ एक तरफ ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि मुल्ज़मान कितने ताकतवर हैं, दूसरी जानिब ये चीज़ ही पता चलती है कि हमारे अदारे कितने आसानी से पैसे के सामने मैनिपुलेट हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अब एक जानिब पुलिस अदालती कार्रवाई में मसरूफ़ थी तो दूसरी जानिब इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लग गई थी जिससे इस पूरे केस का रुख ही तब्दील होने वाला था। अब यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा अपनी सीट कस के बांध लें कि अब हैरान कुन इंकशाफात की एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है जो आपके औसान ख़ता कर देगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पुलिस के हाथ अरमगान कुरैशी का राइट हैंड लग गया था जिसका नाम शराज है। अब शराज कौन है, अरमगान कुरैशी से इसका क्या ताल्लुक़ है और मुस्तफ़ा का इस सब से क्या लेना देना है, ये हम वीडियो के अब इस दूसरे हिस्से में जानेंगे। और इस दूसरे हिस्से में जाने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेके जाना चाहूँगा जहाँ से इस कहानी का आगाज़ हुआ था। 31 दिसंबर सन 2024 की रात
अरमगान कुरैशी के घर में न्यू ईयर नाइट पार्टी का इनेकाद किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि डिफेंस के इलाके में सबसे बदनाम पार्टी अरमगान कुरैशी के घर पे हर महीने मुनक्किद होती थी। अरमगान कुरैशी की पार्टी मशहूर थी या बदनाम थी कॉल गर्ल्स के हवाले से और हर तरह के महंगे तरीन नशों के हवाले से। इसलिए हमारी एलीट क्लास शोबिस वाले और जितने भी नौजवान हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो इस तरह की पार्टियाँ पसंद करते हैं, ये हर महीने पहुँचे हुआ करते थे अरमगान कुरैशी के घर पे। वो इसी पार्टी में शामिल एक नौजवान था जिसका नाम था मुस्तफ़ा आमिर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक सोशल मीडिया पे ख़बरों में एक हवाला बना हुआ है जैसे मुस्तफ़ा एक आम बच्चा था और एक अमीरज़ादे ने उसका कत्ल कर दिया। पर एक आम बच्चे का 31 दिसंबर की रात अरमगान कुरैशी की बदनामे ज़माना पार्टी में क्या काम था? अब आप चौंकने के लिए तैयार हो जाएं कि मुस्तफ़ा आमिर का काम था इस पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करना। मुस्तफ़ा आमिर एक अरसे से अरमगान कुरैशी को मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात बेच रहा था। इसी पार्टी में मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान कुरैशी की आपस में तकरार होती है और तकरार की वजह बनती हैं पार्टी में शरीक कुछ ख़वातीन या लड़कियाँ। अब ये लड़कियाँ कौन हैं, ये जानने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अरमगान कुरैशी के घर पे कि अरमगान कुरैशी ना सिर्फ असले का शौकीन था बल्कि इसके जो कारोबार थे वो इंतहाई मशकूक थे। जिनमें से एक कारोबार था इसका सॉफ्टवेयर हाउस। कहने को तो वो सॉफ्टवेयर हाउस था जो उसके घर पे चलाया जा रहा था, पर दर हकीकत वो एक स्कैम कॉलिंग सेंटर था जहाँ डब्बा नामी एक स्कैम किया जाता था। अब ये डब्बा स्कैम क्या है, पहले ज़रा इसको जान लें। डब्बा एक ऐसा कॉल सेंटर स्कैम है जिसमें कॉल सेंटर एजेंट किसी कंपनी का या बैंक का नुमाइंदा बनकर यूरोप में, अमेरिका में किसी भी सारिफ को कॉल करता है और बताता है कि भाई आपने फ़लाना ऑर्डर जो किया था इसकी वजह से आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, लिहाजा अगर आपको अपना कार्ड खुलवाना है या ऑर्डर फिर से करना है तो अपनी डिटेल्स हमें दे दें फ़लानी, ताकि हम उसको दोबारा से रीऑर्डर कर दें। और जब सारिफ शिकार बनकर उनके जाल में फंसता है तो यहाँ बैठा हुआ कॉल सेंटर एजेंट उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता है। वो इस डब्बा स्कैम के थ्रू कराची में बैठे हुए नौजवान यूरोप से, अमेरिका से करोड़ों रुपया माहाना चोरी कर रहे हैं। और इस वक्त कराची में ये स्कैम बहुत मकबूल चल रहा है कॉलिंग सेंटर्स के हवालों से। तो यही कॉलिंग सेंटर स्कैम अरमगान कुरैशी भी चला रहा था। और इस कॉलिंग सेंटर को चलाने के लिए ज़्यादातर लड़कियां भर्ती की जाती थीं जो छोटे इलाकों से आती थीं। एक तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था और फिर ऊपर से एक लाइफ स्टाइल इंजॉय करती थी पार्टी कल्चर का। और यूँ नौकरी के साथ साथ ये लड़कियां जाने अनजाने में अरमगान कुरैशी की रखेलें भी बन चुकी थीं, जो अरमगान कुरैशी के दोस्तों को अपनी सर्विसेज फराहम करती थीं जब अरमगान कुरैशी कोई इस तरह की वाहियात पार्टी मुनाकिद करता था। इसी कॉलिंग सेंटर में एक मावरा नामी लड़की थी जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा के साथ साथ अरमगान के साथ भी था। और अरमगान को ये लगने लगा था कि मुस्तफ़ा और मावरा इसका मजाक उड़ाते हैं, इसकी शक्ल को लेके, इसकी जिस्मानी साख्त को लेके। अब ये चीज़ें दिमाग में पल रही थीं, नशे का भी ज़ोर था, लिहाजा जब मुस्तफ़ा आता है पार्टी में तो बातों बातों के दौरान इनकी आपस में अच्छी खासी तकरार हो जाती है और इस तकरार की हालत में ही मुस्तफ़ा वहाँ से रवाना हो जाता है। इस दौरान अरमगान जगह जगह जाके ये कहता है कि मैं इस मुस्तफ़ा को सीधा कर दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माल पे हाथ डालने की या नज़र रखने की। दूसरी जाने मुस्तफ़ा भी अपने जानने वालों से ये कहता हुआ पाया जाता है कि अगर अरमगान ने मेरे ख़िलाफ़ कोई काम किया, कार्रवाई की, तो मैं भी उसको देख लूँगा, मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ। जबकि इस दौरान दोनों के मुश्तरका दोस्त इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ बहाल करने की भी कोशिश करते हैं। और इसी दौरान अरमगान मुस्तफ़ा को कॉल करता है और वीड का ऑर्डर करता है। और ये कोई आम वीड नहीं है बल्कि ये कैली वीड है जो कैलिफोर्निया से आती है और महंगी तरीन वीड में इसका शुमार होता है। मुस्तफ़ा वीड लेकर अरमगान के घर जाता है और वहाँ शुरू होती है एक और होलनाक दास्तान, जिसे सुनते हुए आपको यही लगेगा कि जैसे आप किसी खौफनाक हॉलीवुड मूवी का सीन सुन रहे हैं। अब होता कुछ यूँ है कि कुछ रोज़ कबल मुस्तफ़ा अरमगान कुरैशी को एक तस्वीर सेंड करता है छिले हुए केले की, पील बनाना की। ये एक इमोजी होती है जो आपके व्हाट्सएप पे भी बासानी आपको मिल जाएगी। अब उस इमोजी को देखकर अरमगान कुरैशी को ये लगता है कि गालिबन मेरे किसी जिस्मानी साख्त का मजाक उड़ाया है इसने, मेरे किसी जिस्मानी साख्त के बारे में मावरा नामी लड़की ने मुस्तफ़ा को बताया है। अब बतौर मजाक मुस्तफ़ा ने मुझे ये इमोजी शेयर की है। और अब तक जितने भी तहकीकाती अदारे इस पर काम कर रहे हैं वो भी छिले हुए केले को एक जिस्मानी साख्त के हवाले से ही देख रहे हैं, पर हकीकत ऐसी नहीं है।
छिला हुआ केला दरअसल एक स्लैंग है एक ड्रग का, जिसे ऑक्सीकोडोन कहते हैं। ये पेन किलर फॉर्म में आती है और इसे आर्टिस्टिक ड्रग कहा जाता है कि बाद में दीगर केमिकल की आमेजिश से इसका एक ड्रग्स बनाई जाती है, जिसे हिलबिली हेरोइन भी कहा जाता है, किकर कहा जाता है, ऑक्सी कहा जाता है। मुस्तफ़ा अरमुगान का मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि उसे एक नई ड्रग्स के बारे में बता रहा था। लेकिन चूंकि अरमुगान को पहले से मुस्तफ़ा पे गुस्सा था, लिहाजा उसने यही समझा कि मुझे ड्रग्स की मालूमात के बजाय शायद मेरी जिस्मानी साख्त का मजाक उड़ाया जा रहा है। लिहाजा जो ही मुस्तफ़ा अरमुगान के घर दाखिल होता है, पहले तो वो आराम सुकून से बैठ के दोनों वीट पीते हैं। मुस्तफ़ा जो वीट लेकर आया होता है अरमुगान के लिए और अरमुगान के हवाले करता है, उससे पैसे लेता है। उसके बाद अरमुगान उठता है, दराज खोलता है और दराज से निकालता है टेलीस्कोपिक स्टील रॉड, जिसे फोल्डिंग रॉड भी कहा जाता है। वो बिना कुछ सुने समझे मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, तो कुछ जवाब नहीं देता। वो यही कहता है उसे कि तूने मुझे छिला हुआ केला बेचा था, अब मैं तुझे तेरा अंजाम बताता हूँ। और साथ जब वो अधमुआ हो जाता है मुस्तफ़ा, तो टॉस का गेम स्टार्ट कर देता है। वो मुस्तफ़ा से कहता है कि अगर हेड आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, टेल आया तो मैं तुझे मार दूंगा। हालांकि पहली बार में हेड ही आता है, लेकिन अरमुगान नहीं रुकता। एक नशा और दूसरा गुस्सा और तीसरा हसद, इन तीनों ने अरमुगान के दिमाग को अपने कब्ज़े में कर रखा होता है। लिहाजा इंसानियत शर्मा के किसी कोने में छुप के बैठ जाती है। अरमुगान तशद्दुद का आगाज़ कर देता है। वो मुस्तफ़ा को इतना मारता है कि उसके घुटने और कोनियाँ टूट जाते हैं, वो चलने फिरने से कासिर हो जाता है। इसके बाद वो मुस्तफ़ा के कपड़े उतारता है, अपने दोस्त शिराज की मदद से उसके हाथ पैर बांध कर मुस्तफ़ा जिस गाड़ी में आया होता है, उसी गाड़ी के डिक्की में मुस्तफ़ा को डाल देता है। इसके बाद गाड़ी का पेट्रोल चेक करता है, पेट्रोल थोड़ा सा कम लगता है उसे। लिहाजा घर में जो जनरेटर के लिए अपना पेट्रोल उसने लाया होता है, उसी पेट्रोल से गाड़ी की टंकी भरता है और कुछ पेट्रोल पिछली सीट पे रखता है और अपने दोस्त शिराज को लेकर, पीछे डिक्की में मुस्तफ़ा बंद है, अपने दोस्त शिराज को लेकर बलूचिस्तान की जानिब रवाना हो जाता है। कराची से 130 किलोमीटर दूर गाड़ी लेके जाता है बलूचिस्तान के इलाके दरीजी में, और वहाँ एक मिट्टी के टीले के पीछे गाड़ी से बाहर निकलता है। शिराज भी बाहर आता है, उस गाड़ी को आग लगा दी जाती है। गाड़ी को आग लगाने के बाद वो 3 घंटे पैदल चलकर हब चौकी तक पहुंचता है। हब पहुंचकर अरमुगान और शिराज रेंटल कार सर्विस के ज़रिए अपने घर डिफेंस तक पहुंचते हैं। और यहाँ अगर आपको लग रहा हो कि शायद ये अपने किए पे नादिम हो रहे होंगे, पछता रहे होंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। घर आकर अरमुगान पहला काम ये करता है कि 2 कॉल गर्ल्स मंगवाता है, एक अपने लिए, एक शिराज के लिए। साथ में एक मशहूर बर्गर जॉइंट से पार्टी के लिए बर्गर मंगवाए जाते हैं। और 7 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक अरमुगान और शिराज मुस्तफ़ा को कत्ल करने का जश्न मनाते हैं, शराब के साथ, लड़कियों के साथ पार्टी करके। तो दोस्तों, जिस दौरान मुस्तफ़ा की वालदा थानों से, ANF से अपने बच्चे के बाजियाबी की भीख मांग रही थी, दरख्वास्तें कर रही थी, उस दौरान अरमुगान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर को मार कर जला चुका होता है। ये तो थी वो कहानी जो 6 जनवरी से 7 जनवरी के दरमियान पेश आई। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा 10 फरवरी पे। 10 फरवरी को जब अरमुगान कुरैशी गिरफ्तार होता है तो उसे शाही मेहमान की तरह AVCC के दफ्तर में रखा जाता है, उसकी खातिर तवाज़ो की जाती है। कहीं से लग ही नहीं रहा होता कि ये बच्चा या ये आदमी या ये जालिम सफाक शख्स एक DSP और एक सिपाही को पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी करके यहाँ पर आया है। जज साहब ने पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड दे दिया होता है। लिहाजा तमाम के तमाम कानून के रखवाले अरमुगान की जेब में होते हैं। पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुदाखलत के बाद केस का रुख बदलना शुरू हो गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अरमुगान कुरैशी के बंगले में काम करने वाले 2 मुलाजमीन, जिनमें से एक का नाम जुहेब और दूसरे का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब थाने में अयाशी करता हुआ अरमुगान कुरैशी तो किसी भी तरह के कत्ल या अगवा से इनकारी था, वो मुस्तफ़ा को जानने पहचानने से इनकार कर रहा था। पर गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब ये IB की मार बर्दाश्त ना कर सके और 2 दिन में ही तोते की तरह फर बोलने लगे। ये गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब ही थे जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को शिराज के बारे में बताया था। उनका कहना था कि अगर आप शिराज तक पहुंच गए तो आप इस कत्ल की सारी गुत्थी सुलझा लेंगे। शिराज घर से फरार हो चुका था, लिहाजा उसके भाई को घर से उठाया गया और फिर उसके भाई की निशानदेही पर गुलिस्तान जौहर से शिराज की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और ये शिराज ही था
जिसने पुलिस को ये तोता मैना की सारी कहानी सुनाई कि किस तरह 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर पे बुलाया गया, किस तरह मारा पीटा गया और किस तरह उससे दरीजी के इलाके बलूचिस्तान में ले जाकर ज़िंदा जला दिया गया। दोस्तों, कहने को तो यहाँ पे कहानी का अख्तिताम हो जाना चाहिए था। कातिल पकड़ा गया, शरीकार मुल्ज़िम पकड़े गए, मज़लूम की लाश मिल गई, लेकिन नहीं, कहानी ने यहाँ एक और रुख ले लिया। एक नया मोड़, एक नई माफिया इस कहानी में अब आकर शामिल हो चुकी है। दोस्तों, अब तक आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 2 अफराद की कहानी है, यानी कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर और कत्ल करने वाले अरमग़ान कुरैशी। पर जूँ जूँ तहक़ीक़ात का दायरा वसी होता जा रहा है, पुलिस की आंखें भी हैरत से फटती चली जा रही हैं कि ये 2 अफराद की नहीं बल्कि 2 आलमी गैंग्स की जंग है जो इस वक्त कराची में लड़ी जा रही है। पहला गैंग जो मनी लॉन्ड्रिंग, कॉल सेंटर्स, क्रिप्टो करेंसी, USDT कारोबार में मुलव्वस है, जिसकी नुमाइंदगी कर रहा था अरमग़ान कुरैशी। जबकि दूसरा गैंग जो आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आपके बड़े बड़े अदारों को भत्ता देता है, आपकी शोबिस इंडस्ट्री, आपके बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग सप्लाई कर रहा है, यानी कि एक इंटरनेशनल गैंग जिसका एक बूटलेगर था, बूटलेगर पैदा कहा जाता है मुस्तफ़ा आमिर। मुस्तफ़ा आमिर इन पोश इलाकों में बच्चों को ड्रग सप्लाई करता था। यानी 2 आलमी गैंग कराची के गिजरी थाने की हदूद के अंदर इस वक्त दस्तो गिरबां हैं। अब तक की कहानी में हमने जाना कि अरमग़ान का काला किरदार क्या था, किस तरह जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम करते हुए उसने मुस्तफ़ा आमिर को हसद की बुनियाद पर कत्ल किया। अब हम जानेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये इस वीडियो का, कि मुस्तफ़ा आमिर का ताल्लुक़ किस गैंग से था, वो डिफेंस और कराची के पोश इलाकों में क्या कुछ करते रहे हैं। और ये तमाम मालूमात इस तरह से मिली कि जब पुलिस ने अरमग़ान कुरैशी का मोबाइल चेक किया, उसका डाटा लॉग निकाला, तो पता चला कि एक मशहूर पाकिस्तानी एक्टर साजिद हसन के बेटे हैं जिनका नाम है साहिर हसन। अरमग़ान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर के अलावा साहिर हसन से भी ड्रग्स मंगवाता था और अच्छी खासी तादाद में मंगवाता था। लिहाजा जब पुलिस ने रेड मार के साहिर हसन को गिरफ़्तार किया और उससे तहक़ीक़ात का आगाज़ हुआ, तो वो होशरबा इंकशाफात हुए कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि पाकिस्तान में याहिया नामी एक शख्स है जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और लोग उसे शाहजी के नाम से जानते हैं। ये याहिया उर्फ शाहजी दरअसल इंटरनेशनल ड्रग माफिया का पाकिस्तान में करिंदा है। यही वो शख्स है जो कीमती ड्रग्स मंगवाता है पाकिस्तान में, और उसके बाद उसके ख़ास नुमाइंदे बैठे हुए हैं लाहौर, रावलपिंडी और कराची में, जिन्हें यह ड्रग्स सप्लाई की जाती है। कराची में बाजिल नामी शख्स है जो मेन सप्लायर है, जिसे डायरेक्ट याहिया ड्रग्स भेजता है। और फिर बाजिल वो शख्स है जिसने आगे मज़ीद 3 अफराद रखे हुए थे, जिनमें एक ये मुस्तफ़ा आमिर था, दूसरा साहिर हसन और तीसरा उस्मान कुछ अर्सा पहले दौरान एक्सीडेंट मारा गया, वो भी नशे की हालत में था। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल कर दिया अरमग़ान कुरैशी ने, और अब साहिर हसन वाहिद बूटलेगर है जो पूरे डिफेंस और पोश इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करता है। साहिर हसन ने मज़ीद तफ्तीश पे ये भी बताया कि वो 3 तरह की ड्रग्स का काम करते हैं, जिनमें कैली वीट के अलावा एक और ड्रग्स है जिसे जंगल बे कहा जाता है, और ये सबसे महंगी ड्रग्स है। ये इतनी महंगी है कि इसका 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम 15,000 रुपये का होता है। जबकि दूसरे नंबर पर जेलेटिव है जिसका 1 ग्राम 12,000 का होता है, और तीसरे नंबर पे जो ड्रग जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है कराची में, उसका नाम है पामिला, और ये लगभग 10,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से मार्केट में बिकती है। दोस्तों, यहाँ पुलिस से एक दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती ये हुई कि उन्होंने सीधा साहिर हसन को गिरफ़्तार करके उसकी गिरफ़्तारी जाहिर कर दी। हालांकि पुलिस को चाहिए था कि पहले वो चेक करते कि कॉल डाटा लॉग क्या है साहिर हसन का, वो मेन सप्लायर कौन है जिससे साहिर हसन ड्रग्स ले रहा है। पर चूँकि ये काम नहीं किया गया, लिहाजा जैसे ही साहिर हसन की गिरफ़्तारी की खबर सामने आती है, कराची से बहुत बड़े बड़े ड्रग्स के मगरमच्छ फ़रार हो जाते हैं। सबसे पहले बाजिल फ़रार होता है, और उसके बाद वो लोग फ़रार होते हैं जो बड़ी तादाद में ड्रग्स साहिर हसन से ख़रीदा करते थे और आगे बच्चों को दिया करते थे या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। शायद यही वजह है कि जिस रोज़ साहिर हसन की गिरफ़्तारी हुई, उस रोज़ आधे लोग दुबई भाग गए जिनके पास दुबई की विज़िट है, और जो लोग दुबई ना जा सके वो कतर फ़रार हो गए, क्योंकि कतर में ऑन अराइवल बेस पे वीज़ा मिल जाता है। और शायद यही वजह है कि जिस रोज़ साहिर हसन की गिरफ़्तारी हुई, दुबई और कतर का जहाज़ का टिकट
5 लाख रुपए तक ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हुआ है। साहिर हसन की गिरफ़्तारी के बाद ड्रग इस्तेमाल करने वाले, ख़रीदने वाले और बेचने वालों की इतनी हौलनाक लिस्टें सामने आ रही हैं, जिसके बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर पुलिस को पहले मालूम होता कि ये अरमुगान केस ड्रग माफिया तक जाने वाला है तो शायद बहुत पहले ही अरमुगान कुरैशी को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता, ताकि केस इतना आगे फैले ही ना। क्योंकि अब इतने ताकतवर माफिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि शायद पुलिस के बहुत सारे अफसरान के भी पर जलने लग जाएं, वो भी घबराने लग जाएं कि आया अब हम इस पे मज़ीद तफ्तीश करें भी या नहीं। साथ साथ इस केस में मज़ीद लड़कियों का भी जिक्र किया जा रहा है। बतौर ख़ास जब मुस्तफ़ा के खून के नमूने लिए गए अरमुगान कुरैशी के घर की कारपेट से, तो वहाँ एक और खून का नमूना भी मिला। शराज ने बताया कि कुछ रोज़ कबल जोमा नामी एक लड़की को भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था इसी कमरे के अंदर, और उस पर शक था अरमुगान कुरैशी को कि वो पुलिस को मुखबिरियाँ करती है या मेरे इस काम धंधे के बारे में मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मेरे राज देती है, और उसे भी इसी तरह वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब वो बिल्कुल अधमोई हो गई तो शराज ही उसे लेकर अस्पताल तक गया था। और इससे कबल के शराज जोमा को लेकर अस्पताल पहुँचता और वहाँ पुलिस तक खबर पहुँचती और कोई कार्रवाई की जाती अरमुगान के ख़िलाफ़, अरमुगान ने अपने एक ले पालिक पुलिस के सिपाही या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नदीम को कॉल करके कहा कि जोमा को मैनेज करो, और फिर इस ASI नदीम ने अपना असर रुख इस्तेमाल करते हुए जोमा पे तशद्दुद की रिपोर्ट को दबा दिया। और यही नहीं, अरमुगान पे पहले भी कई सारी FIR दर्ज हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रही होंगी, और वो लिस्ट भी नज़र आ रही होगी असले की और 64 लैपटॉप्स की जो अरमुगान के घर से बाजियाब हुए। दोस्तों, ये 28 साला नौजवान पिछले साल से कराची के सबसे पोश इलाके में ये काला धंधा चला रहा था, और ये तीसरा बंगला था जहाँ पे उसकी शिफ्टिंग हुई थी। अदारे क्या कर रहे थे? वैसे तो अगर आप डिफेंस में एक कैमरा लेके बाहर निकलें तो उनकी पुलिस आ जाती है कि भाई आप यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे फलाना काम नहीं कर सकते। अब 40-50 गार्ड्स के साथ एक लड़का बंगले रेंट पे ले रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। और ये चौथा बंगला था बहरहाल जिस पे अरमुगान शिफ्ट हुआ था, और पहले 3 बंगले भी छोड़े नहीं थे उसने, उनका किराया दे रहा था वो। हर बंगले पे सामान मौजूद था, हर बंगले में गाड़ी खड़ी हुई थी, और हर बंगले का वो किराया दे रहा था बिना उसको इस्तेमाल किए। और अपने दोस्तों से अरमुगान ये भी कहा करता था अगर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया तो फिक्र ना करना, मैं पाकिस्तान चला लूँगा। यानी वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा था। एक 28 साला नौजवान जो 7 साल पहले एक महज मामूली कॉल सेंटर एजेंट था, 7 साल के अंदर अंदर वो लगभग अरबपति हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जज साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया था शुरू में, बंगला उसके बाप के हवाले करके पुलिस मुकाबले के बाद, तो कामरान कुरैशी जो अरमुगान कुरैशी का बाप है, उसने सबसे पहला काम ही ये किया कि तमाम रिकॉर्ड को ज़ाया कर दिया। क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग के जितने सबूत थे कामरान कुरैशी साहब ने सब के सब ज़ाया कर दिए। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मुस्तफ़ा आमिर के अगवा से शुरू हुई और अब तक ड्रग माफिया के पाकिस्तान में फैलती हुई जड़ों को बेनकाब कर चुकी है। अब अगर आप इस केस को ही देखें तो इस केस के अब 4 मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। अगर आप वाकई संजीदा हैं मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने में, तो आपको इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। इस केस का पहला पार्ट मुश्तमिल है किडनैपिंग और मर्डर पे, यानी मुस्तफ़ा आमिर को किडनैप किया गया और फिर उसका कत्ल किया गया। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग, और ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से ANF को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसका तीसरा पार्ट है फाइनेंशियल क्राइम, और इस फाइनेंशियल क्राइम में FIA को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब आप सर तरतीब चेक कीजिए कि पहले पार्ट में पुलिस और AVC की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी आपको, दूसरे पार्ट में आपको ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसका तीसरा पार्ट जो फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से है वहाँ आपको FIA चाहिए, जबकि जो चौथा पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर अरमुगान कुरैशी को आपने वाकई सज़ा दिलवानी है तो बलूचिस्तान जहाँ से ये लाश मिली थी उस पुलिस को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि कत्ल वहाँ हुआ है तो उसी FIR पे, उसी केस पे हकीकतन अरमुगान कुरैशी को सज़ा मिल सकती है। वरना पैसा इतना है अरमुगान कुरैशी के पास कि कोई ना कोई कानूनी सकम का फ़ायदा उठाते हुए वो महीने 2 महीने या साल 2 साल बाद फिर से बाहर होगा, वो फिर से अपना काला धंधा चला रहा होगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे गुज़िश्ता 7 सालों में नहीं हुई। जबकि वीडियो के अख्तिताम में अरबाब इख्तियार से मैं गुजारिश करूँगा कि अब आपका काम है कि अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं, कि जितनी भी हमारी अशराफिया है ये उन्हीं के बच्चे ख़राब हो रहे हैं।
आप हमारी फ़िक्र तो नहीं करते, कम से कम अपने बच्चों की फ़िक्र करें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो इस्लामाबाद से बच्चे बच्चियाँ आते हैं या कराची के हॉस्टल्स में रहते हैं, ये हर हफ्ते वहाँ पार्टियाँ करने जा रहे होते हैं हाउस बे की जानिब, पिल्स पार्टी के नाम पे। और पिल्स पार्टी में ही फिर तमाम ड्रग्स जो है उनसे इनका सामना होता है। आखिर में मैं उन नौजवानों से बात करना चाहूँगा जो किसी भी तरह की ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या उनके वालिदैन अगर वीडियो देख रहे हैं, तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। ये शुरुआत एक छालिया से, एक सिगरेट से या एक मामूली से चर्च के सिगरेट से ही होती है और अंजाम उसका हेरोइन, क्रिस्टल मैथ और ये ऑक्सीडोन जैसी ड्रग्स पे जाके ख़त्म होता है। और उसका नतीजा क्या निकलता है, ये आप मुस्तफ़ा कत्ल केस में बखूबी देख चुके हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ कोशिश की कि आप तक वो तमाम मालूमात पहुँचाई जाएँ जो इस केस के हवाले से ज़रूरी हैं या जिसका जानना हर आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपनी बेटियों की और बहनों की हिफाजत करनी है इस माफिया से, कि इसका प्रोडक्ट हमारी नौजवान नस्ल है। ये कोई खिला में चीज़ें नहीं भेज रहे, इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है, ये कंज्यूमर जो है हमारी नौजवान नस्ल है और ये बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रही है। डिफेंस में जगह जगह खुले चाय के होटलों पे अगर आप वैसे ही रात को चक्कर लगा रहे हैं तो हर दूसरे से तीसरे टेबल पे एक ना एक शख्स आपको चर्च का सिगरेट बनाता हुआ मिलेगा। ये कौन सप्लाई कर रहा है, कैसे सप्लाई हो रहा है? इन तमाम को ख़त्म करना कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत मुश्किल चैलेंज है। और पाकिस्तान में कानून की और ताकतवर की तारीख देखते हुए ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि ये तमाम ऑपरेशन ख़त्म किया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पर उम्मीद ज़रूर रखी जा सकती है कि शायद किसी का ज़मीर जाग जाए और शायद कोई आने वाली नस्लों की फलाह के लिए सोच ले। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।